वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 29 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। अभी हम 4-5 वर्कशीट से मुगल साम्राज्य के बारे में ही पढ़ रहे थे, इसमें और आगे की चीज़ें बताई गई है। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने पिछली वर्कशीट्स हमारी ये कार्यपत्रक देखे हों, कि मुगल सम्राटों को आपको कैसे याद करना है कि कौन पहले था कौन बाद में था। तो ये एक ट्रिक बताई थी, भाजसा, BHAJSA, B से बाबर, S से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से औरंगजेब। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुगल सम्राट कौन से पहले आए थे। कल को कोई आपको पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुगलों ने जैसे हमारे देश पे अटैक किया, उसके बाद जो जो शासक उनका विरोध कर रहे थे तो उनके विरुद्ध हम लगातार अभियान कर रहे थे। ये हमने पिछले मुगल सम्राटों के बारे में जब पढ़ा था, जब हमने जाना भी था किन किन के खिलाफ इन्होंने अभियान किए थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई इलाकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। अब ऐसा क्यों किया? जब उन्हें पता है कि मुगलों के पास ज़्यादा शक्तिशाली है, उनके पास सेनाएं बड़ी हैं, तो वो जीत ही जाएंगे, तो इससे बढ़िया है पहले ही हार मान लो और उनकी सत्ता को स्वीकार कर लो। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। तो क्योंकि अब मुगल तो कम थे एक तरीके से, तो सबको तो देख नहीं पाते थे, उन्होंने अपने हिसाब से जो उनकी बात माने थे उन सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरुआत में ज़्यादातर सरदार कौन होते थे? तुर्की, जो तुरानी थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासन वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, पठानों और अन्य समूह को सम्मिलित कर लिया। अब जैसे उनका और वर्किंग बढ़ गई और ज़्यादा जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो तुर्की भी कम पड़ गए, तो उन्होंने इन बाकियों को भी अपने शासन वर्ग में शामिल कर लिया। किन किन को? ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को क्या कहते थे? ये मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो जिसको एक तरीके से मुगलों ने बोल दिया हमारी सरकार है, और जिसको कोई सरकारी हैसियत से पद मिल गया उनको बोल देते थे मनसबदार। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए नंबर 1 पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। कि मतलब अलग नाम दे दिया कि इस मनसबदार के अंडर इसका इतना एरिया है, इतना इसको वेतन मिलेगा और इतने इसके अंदर सैनिक होंगे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात मतलब कितने उसमें सैनिक हैं। जात की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। कि मतलब जैसे मनसबदार जो हैं उनके अंडर अगर ज़्यादा सैनिक हैं तो उसकी उतना ही रुतबा होता था और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जितनी ज़्यादा सैनिकों को संभाल रहा है, जितनी बड़ी उसकी जात है, उतने ही ज़्यादा उसका वेतन। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। अब ये देखो, यहाँ पे आपको एक मनसबदार दिख रहा है चित्र में, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। ये मनसबदार है और ये इसके सवार बोल दो या सैन्य बोल दो, तो ये किसी अभियान पे जा रहा है। और क्या क्या बताया उसने? जो सैनिक उत्तरादित्य मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। कि जितने सैन्य उत्तरादित्य उनको देंगे उतने ही उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। कि ज़्यादा बड़ी अगर संख्या होगी तो ज़्यादा घुड़सवार रखने पड़ेंगे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे।
तो भी मतलब ये मुगलों को दिखाना पड़ता था कि हाँ इतने आपके मेरे घुड़सवार हैं, तो उसी हिसाब से वेतन मिलता था। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, ताकि ऐसे भी ना हो कि दो मनसबदार कुछ घोड़े अपने यहाँ से ले जाएं, फिर दूसरा जाए तो उन्हीं घोड़ों को ले जाए। तो उनको निशानी करते थे, दगवा देते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इसी प्रकार की सैनिक भी इधर से उधर दूसरी तरफ ना जाके दिखा दें, तो उनके लिए उनका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन भी होता था। इन वाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। जब ये सारी चीज़ें हो जाती थी, वो कन्फर्म हो जाते थे मुगल, तभी उनको सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, ताकि करप्शन ना हो। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो इनको जागीर मिलती थी अलग से, कि मतलब ये जागीर है तुम्हें, यहाँ से तुम्हें राजस्व या टैक्स लो और उससे अपने सैनिकों का काम चलो और अपनी तनख्वाह भी लो। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। मुक्तियों भी एक अलग वर्ड है, उनसे अलग रहते थे। उन पे जो मनसबदारों को जो जागीर मिलती थी, ना तो वो वहाँ रह पाते थे और ना ही उस पर प्रशासन या अपनी देखरेख कर पाते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो मुगलों ने देखो क्या दिमाग लगाया, अगर उसी एरिया का जहाँ वो जागीर उसको दी है वहीं वो रहने लग जाए तो उसका एकाधिकार ज़्यादा हो जाएगा, और कल को ऐसा ना हो कि वो विद्रोह करने लग जाए। तो इसलिए उनका राज्य जागीर थे वो थोड़ी सी दूसरी जगह पे देते थे, ताकि उनका ज़्यादा पकड़ या होल्ड ना बन पाए। अब अकबर के शासनकाल के दौरान और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ये बताए गए हैं क्या क्या था। अब अकबर में क्या था, 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अब ये हमें पता है, बादशाह से बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर ऐसे फिर लास्ट में औरंगजेब। तो दो तीनों के बाद देखो इनमें अंतर कितना था। इसमें तो कितने थे, 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जाति की पदवी के थे। और क्या है, जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो ध्यान से देखते थे कि इनको कितना कौन सी जागीर दी जाए, ताकि इनको वेतन वगैरह राजस्व से मिल जाए और सैनिकों को वेतन देने के लिए भी मिल जाए। औरंगजेब के दौरान क्या हुआ कि 5000 की जाति की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। अकबर में 29 थे और इसमें 79 हो गई। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब मनसबदार यहाँ ज़्यादा हो गए, जागीर तो उतनी ही है, अब देश से तो और बाहर कहीं जाएंगे नहीं, तो उनको वेट करना पड़ता था कि उनको जागीर कम मिले। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। ये तो होना ही था, अब जागीर कम हो गए, मनसबदार ज़्यादा हो जाएंगे। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर लें। तो मतलब इतना ज़्यादा टैक्स करके त्राही एक तरीके से हो गई थी वहाँ, कि जितना ज़्यादा टैक्स हो वो वसूल लिया जाए, कि कल को पता नहीं मिलेगी नई जागीर या नहीं मिलेगी। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों का पर नियंत्रण नहीं रख पाया। क्यों, जितने ज़्यादा इसमें मनसबदार हो जाए और फिर इनके एकाधिकार होकर चलने लग गया कि बस पैसा जल्दी से पहुँचो, इसलिए औरंगजेब इन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो भी मनसबदार होता था उस जागीर से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने की कोशिश करता था, तो ज़्यादा टैक्स लगा देता था, इसलिए किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ गया था। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। तो ये हम यहाँ से बता ही देंगे क्या संबंध था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रह सकते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो अब इससे आपको पता चल ही गया कि मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है, कि मनसबदार को जागीर मिलती थी जो जहाँ वो रहता था उससे दूर मिलती थी, और वहाँ से बस वो कर वसूलने के लिए
उसका इस्तेमाल करता था ताकि अपनी तनख्वाह ले सके और अपने सैनिकों की तनख्वाह वहाँ से ले सकें। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण की गई थी? तो क्योंकि उनको ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें हम लिखेंगे मुगलों ने न केवल तुरानी या ईरानियों के बल्कि विविध पृष्ठभूमि से मनसबदारों की भर्ती पर जोर दिया, क्योंकि मुगल साम्राज्य का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों में हो गया था। अब जितना ज़्यादा विस्तार होगा तो सिर्फ तुर्की तो कम थे, तो इसलिए इन बाकियों की भी जरूरत पड़ी। तो इसलिए मुगलों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे अपने प्रजा को उनके साथ सहज बनाने के लिए विभिन्न निकायों की भर्ती करें। मुगल में भी उसी पृष्ठभूमि से अधिकारियों की भर्ती पर लोगों द्वारा विद्रोह और जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, जिसे तुरानी और ईरानी के विशेषाधिकार के रूप में देखा जा सकता था। इस पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने देश की विविधता का सम्मान करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए सिर्फ तुर्कियों को देते तो एक तरीके से रोष पैदा हो जाता है, इसलिए उन्होंने वहीं के आसपास के उन्हीं जातियों के जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान हो गए, राजपूत वगैरह, इनको भी काम करने के लिए मनसबदारों की नियुक्ति करी इनमें भी। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार क्या दिखाता था? तो यदि जात एवं मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उनके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था कि कितने ज़्यादा सवार होंगे उतने ही उनका रुतबा ज़्यादा बढ़ता था। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।